Good morning, students. Today we are going to discuss the topic fuels. आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड 1003 अर्थात अप्लाइड केमिस्ट्री का जो यूनिट 4 है फ्यूल या ईंधन, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट परिचयात्मक अध्ययन करेंगे कि ईंधन क्या होते हैं और ईंधन का क्या उपयोग है, कितने प्रकार के होते हैं और हमको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, आदि आदि। तो शुरू करते हैं फ्यूल्स या ईंधन। जैसा हम सब जानते हैं कि ऊर्जा के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। हम अपना दैनिक कार्य इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा शरीर हमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसका उपयोग करके हम कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जानते हैं कि कोई भी मशीन बिना ऊर्जा का इनपुट दिए, बिना ऊर्जा के निवेश के कार्य नहीं कर सकती, और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जितनी देर तक आप ऊष्मा देंगे या ऊर्जा देंगे, तभी तक वो मशीन आपको आउटपुट देगी या कार्य देगी। अतः ऊर्जा के बिना जीवन में कोई गतिविधि संभव नहीं है, कोई कार्य संभव नहीं है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ही हम जिन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम ईंधन कहते हैं। दैनिक जीवन में हम सबसे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा का रूप है ऊष्मा, हीट एनर्जी, उसके उत्पादन के लिए विविध कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थों को काम में लेते हैं, जिनको हम सम्मिलित रूप से फ्यूल्स या ईंधन कहते हैं। जैसे पकाने के लिए हम रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस का। उसी प्रकार से पुराने समय में या कई गांवों में अभी भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से केरोसिन का उपयोग होता है। वाहनों में पेट्रोल, डीजल आदि गैसोलीन का उपयोग होता है। तो ये सभी ईंधन हैं जो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं और उस ऊष्मा द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। अतः हम देखते हैं कि ईंधन की क्या परिभाषा हो सकती है या क्या कह सकते हैं उसे हम। तो ईंधन एक दाह्य पदार्थ है, कंबसिबल सब्सटेंस है, वो पदार्थ जिसका दहन होता है, जो जलता है और जल करके ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ईंधन एक दाह्य पदार्थ है जो वायु अथवा ऑक्सीजन के संपर्क में जलने पर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। यह ऊष्मा दहन अभिक्रिया से प्राप्त होती है और ऐसे ईंधनों को हम रासायनिक ईंधन कहते हैं। मीन्स फ्यूल्स आर दोज कंबसिबल सब्सटेंसेस विच अपॉन complete combustion in presence of oxygen or air produce sufficient heat which can be used for various purposes. This type of fuels are called chemical fuels. इन्हें हम रासायनिक ईंधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि आदि। अब हम देखते हैं कि इन ईंधन्स को, इन फ्यूल्स को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स बाय विच दिस फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड। तो देखिए, जो ईंधन हैं उनको हम मुख्य रूप से उनकी अवस्था के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अर्थात ईंधन ठोस है, द्रव है या गैस है। हमें पता है पदार्थ की 3 सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी पदार्थ जिसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वह ठोस है या द्रव है या गैस है। इस आधार पर वर्गीकृत उनको किया जाता है। अगर ठोस है तो ठोस में भी 2 प्रकार से वर्गीकरण हो सकता है, दैट इज प्राकृतिक और अप्राकृतिक। मीन्स whether they are obtained from nature directly and used as such, or they are synthesized or obtained and processed। अर्थात अगर वो हमें सीधे प्राप्त हो रहे हैं प्रकृति के स्रोतों से तो हम कहेंगे प्राकृतिक है। यदि वे प्रकृति से प्राप्त होने के बाद हम उनका संसाधन, प्रोसेसिंग कर रहे हैं,
या उन्हें हम कृत्रिम विधियों द्वारा बढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं या उनकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको अप्राकृतिक कहेंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हो सकता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक। उसी प्रकार से जो द्रव अवस्था वाले ईंधन है उनको भी हम इसी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राकृतिक अप्राकृतिक, मीन्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एंड सेम वे ऑल गैशियस फ्यूल्स, गैसीय ईंधनों को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि वेदर दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक हैं या अप्राकृतिक हैं। इस आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि देखिए जो ठोस हैं वो ठोस ईंधन भी प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमने देखा, जैसे प्राकृतिक में हम देखते हैं लकड़ी है जिसका इस्तेमाल प्राचीन समय से होता आया है पकाने वगैरह के लिए। कोयला है, इसका इस्तेमाल भी बहुत किया जाता था और अभी जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्राकृतिक स्रोत हैं, हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमको पता है प्रकृति के अंदर जो विविध प्रकार की अभिक्रियाएं चलती हैं। बरसों पहले जो जीवाश्म ज़मीन में धंस गए थे उनकी जो कार्बोनीकरण की अभिक्रिया चलती है, कार्बोनेशन की प्रोसेस, बहुत अधिक ताप और उच्च दाब पर, उसके द्वारा बड़े लंबे समय में जाकर के कोयला और पेट्रोलियम आदि ईंधन जो बनते हैं। तो इसमें कोयला जो है वो ठोस अवस्था में होता है। तो लकड़ी है सीधी जो हम इस्तेमाल करते हैं पेड़ों से प्राप्त होती है, कोयला है, ये प्राकृतिक ईंधन है। अप्राकृतिक ईंधन में देखिए आप, जो लकड़ी का कोयला है या कोक है, चारकोल है, जैसे जो कोयले से बनाए जाते हैं प्रोसेसिंग करके, उनका इस्तेमाल भी हम करते हैं, ये अप्राकृतिक हैं। उसी प्रकार से द्रव जो ईंधन है, तो द्रव ईंधन में देखिए प्राकृतिक में कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम जो बरसों पहले ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु डायनासॉर्स वगैरह थे और प्रकृति पर कुछ ऐसे परिवर्तन हुए धरती पर जिसके द्वारा वे बहुत एक साथ ही मरने से ये सब मृत जीवांश जो थे वो दब गए पृथ्वी के नीचे, और लंबे समय में लाखों वर्षों में दबने से, इनके सड़ने से, उच्च ताप और दाब पर कार्बोनीकरण की अभिक्रिया द्वारा इनसे जो द्रव पदार्थ बनता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, वो कच्चा पेट्रोलियम एज सच जो हम कुओं से प्राप्त करते हैं वो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम उसको प्राकृतिक ईंधन कहेंगे। अप्राकृतिक ईंधन जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, ये उस पेट्रोलियम का प्रोसेसिंग करके उस पेट्रोलियम को फिर हम देखते हैं कि उसको क्या करते हैं, हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं, उसका शोधन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, और उसमें हमको अलग अलग फ्रैक्शंस जो प्राप्त होते हैं उससे हमको पेट्रोल है, केरोसिन है, ये ईंधन प्राप्त होते हैं, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अप्राकृतिक। ठीक उसी प्रकार से गैसियस ईंधन जो होते हैं, गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं, उनको भी हम प्राकृतिक अप्राकृतिक इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है हमको, वहाँ पहले उस पेट्रोलियम लेयर्स के ऊपर क्या पाता है, बड़ी विशाल गैस के भंडार पाए जाते हैं जिसको हम प्राकृतिक गैस या प्राकृत गैस कहते हैं, नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस एक तरह का एग्जाम्पल है गैशियस फ्यूल्स का, जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रकृति से सीधे मिलते हैं और बिना प्रोसेसिंग के हम उनको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अप्राकृतिक जो होते हैं गैसीय ईंधन, तो वो गैसीय ईंधन क्या हो सकते हैं, जैसे उत्पादक गैस है, प्रोड्यूसर गैस जिसको कहते हैं, या जल गैस है, वाटर गैस कहते हैं, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये बनाए जा सकते हैं और इनका उपयोग हम मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में या सिंथेसिस के प्रोसेसेस वगैरह में करते हैं। तो ये भी एक ईंधन के रूप में काम आते हैं। तो इन्हें हम गैसीय ईंधन कहते हैं जो अप्राकृतिक हैं या नेचुरल नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ईंधन है उनको हम अलग अलग प्रकार से अवस्था के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एक अच्छे ईंधन में, एक अच्छा फ्यूल है, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए जिससे हम उसको एक अच्छे ईंधन के रूप में, एक एफिशिएंट फ्यूल के रूप में हम इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए जो सबसे पहला गुण है वो क्या है कि जलने के पश्चात अवशेष कम बचना चाहिए। जैसे हम कोयले को जलाएं या लकड़ी को जलाएं तो उससे हमें ईंधन ऊष्मा तो प्राप्त होती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ पदार्थ राख के रूप में, रेजिड्यू के रूप में बच जाता है। तो
अवशेष जो बचता है वो कम बचना चाहिए। एक अच्छे ईंधन की विशेषता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब हम ईंधन को जलाते हैं और वो वायु या ऑक्सीजन से क्रिया करके जलता है तो जो उत्पाद बनते हैं तो उसमें विषैले उत्पाद नहीं होने चाहिए, टॉक्सिक मटेरियल्स या गैसेज नहीं बननी चाहिए। अदरवाइज़ वो क्या करेंगी, जो उपभोक्ता है, जो यूज़र है, उसके लिए हार्मफुल होंगी, उसके स्वास्थ्य को लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती है। अतः विषैले उत्पाद नहीं होने चाहिए। दूसरा, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अर्थात वो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो सके और वो उपलब्ध भी आसानी से हो जाए, सहज और सुलभ रूप से। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। दूसरा, जलने में गति सामान्य होनी चाहिए, मीन्स द रेट ऑफ कंबशन। जैसे हम देखेंगे कि कंबशन की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर जिस स्पीड से वो जलते हैं, जो रेट होती है उसकी, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वो सामान्य गति होनी चाहिए। बहुत तीव्र गति से अगर कोई ईंधन जलेगा तो ऐसी स्थिति में उसका जो कंबशन है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उससे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनको हैंडलिंग नहीं किया जा सके। जैसे हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, लेकिन यदि हाइड्रोजन को सीधा इस्तेमाल करें तो उसके जलने की गति बहुत तेज़ है, अतः उसका बहुत व्यापक उपयोग नहीं हो पाता है। तो जलने की गति सामान्य होनी चाहिए ताकि उसका कॉमन उपयोग हो सके, एज ए फ्यूल ईंधन के रूप में अधिक अच्छा इस्तेमाल उसका किया जा सकता है। वाष्पशील पदार्थ और नमी की मात्रा न्यून होनी चाहिए, मीन्स जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस बनते हैं जलाने पर, और खासकर मॉइस्चर बनता है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो ज्वलनशील नहीं है, जलने में सहायक भी नहीं है। अतः इनकी मात्रा अगर हो भी सी तो न्यून होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि कंबशन प्रॉपर रेट से हो, अच्छी तरह से हो। परिवहन आसान होना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं कि लार्ज स्केल पर जो फ्यूल्स बनते हैं, प्रोसेसिंग होती है, रिफाइनिंग होती है, वहाँ से इनको जगह जगह ट्रांसपोर्टेशन से भेजा जाता है। तो फ्यूल्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत पैदा करे, या उसका हैंडलिंग नहीं हो पाए, या लीकेजेस हो जाए, जैसे अक्सर गैसियस फ्यूल में होता है, जिससे एक्सीडेंट्स, विस्फोट, इस तरह की जान माल की क्षति वाली घटनाएं हो सकती हैं। अतः क्या है कि परिवहन आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अच्छे फ्यूल के लिए, अच्छे ईंधन के लिए। ज्वलनांक पर्याप्त कम होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर। जब भी हम किसी फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं तो पहले हम उसको क्या करते हैं, एक निश्चित न्यूनतम तापमान तक उसको गर्म करते हैं, वहाँ जाने के बाद वो जलना प्रारंभ करता है और फिर खुद स्वतः स्पॉन्टेनियसली जलता रहता है। तो उस न्यूनतम ताप को हम क्या कहते हैं, ज्वलनांक, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो वो पर्याप्त कम होना चाहिए। बहुत उच्च ज्वलनांक अगर होगा तो ईंधन को जलाने में हमको समस्या आएगी। अतः ज्वलनांक पर्याप्त कम होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि वो आसानी से वैसे ही बड़े बड़े आँख पकड़ लें। अतः पर्याप्त कम होना चाहिए, सो दैट उसको हम प्रैक्टिकली अच्छी तरह से यूज़ करें, एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमको। तो ज्वलनांक कम होने के साथ, ज्वलनांक कम होना चाहिए, जलते समय धुआं कम निकलना चाहिए। अक्सर जो गैसीय उत्पाद बनते हैं वो मिलकर के एक मिश्रण बनाते हैं, जिसको हम धुआं कहते हैं या धूम्र कहते हैं। तो धुआं बहुत कम उत्पन्न होना चाहिए, अदरवाइज़ वो धुआं क्या करता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और एफिशिएंसी भी कम करता है ईंधन के जलने की जो एफिशिएंसी उसको, इसलिए वो कम करना है उसको, वो कम होना चाहिए। ठोस ईंधन जो है, यदि कोई ईंधन ठोस के रूप में काम आ रहा है, जैसे कि कोयला, तो उसका आकार समान होना चाहिए, ताकि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो समान ताप उससे हमें प्राप्त, एक यूनिफॉर्म हीट हमको प्राप्त हो सके। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए अगर ठोस फ्यूल हो तो वो समान आकार का हो, है ना। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ, ये एग्जाम्पल ऑफ जो बहुत बड़े पैमाने पर जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह में कोल इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़, एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्यूल, अच्छे फ्यूल में क्या क्या मुख्य गुण होने चाहिए, क्या क्या मुख्य गुण हो सकते हैं। तो देखिए, आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, ईंधन क्या है, उसकी क्या परिभाषा